हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवानी अग्रवाल, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लाए हैं ह्यूमन वैल्यूज़ का HVP का यूनिट 5 का वन शॉट वीडियो। एंड मैं इसमें बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये वीडियो जो है यानी कि ये पूरा जो यूनिट है हमारा यूनिट 5 वो प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में है। इम्प्लीकेशंस ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब अगर हम बात करें तो बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, जब हम किसी भी व्यवसाय में होते हैं, चाहे हम जॉब में हो या हम कोई बिजनेस में हो, तो हमें एक नीति का पालन करना होता है, एक मॉरल कोड का पालन करना होता है। हमें ईमानदारी, हमें जो है सत्यनिष्ठता, इन सब चीज़ों का पालन करना होता है। और किस तरह से प्रोफेशनली हम एथिक्स को मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम अपने कारोबार में, हम अपने वर्किंग फील्ड में किस तरह से सच्चे रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, यही सब कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा कि आज के दौर में जितना हम आगे जाते जा रहे हैं उतना ही कट थ्रोट कंपटीशन होता जा रहा है। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब है गला काट प्रतिस्पर्धा होती जा रही है। ब्लैक मार्केट आपको देखने को मिलेगी, प्राइस राइजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो हैं, ये आजकल जो प्रोफेशनल एथिक्स का जो डाउनफॉल हो रहा है उसके एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से कट थ्रोट कंपटीशन है, किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग है, किस तरह से ब्राइब चल रही है, ब्राइब का मतलब रिश्वत चल रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रोफेशनल एथिक्स को डाउन करती हैं। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है ह्यूमन वैल्यूज़ का, मतलब किस तरह से ह्यूमन वैल्यूज़ को नेचुरली सहज स्वीकृति बनाई जाए, किस तरह से डेफिनेटिव नेस है एथिक्स, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की, यानी कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की व्यापकता क्या है, निरंतरता क्या है, और ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का बेसिस क्या है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमनिस्टिक सोशल यूनिवर्सल ऑर्डर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का। कॉम्पिटेंसी इन प्रोफेशनल एथिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स में कॉम्पिटेंसी कैसे हासिल करी जाए। एबिलिटी टू यूटिलाइज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस फॉर आर्ग्यूमेटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ये सारे हमारे जो टॉपिक हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे आता है हमारा कि मैनेजमेंट मॉडल्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम क्या हैं, और किस तरह से हम इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम को अपनाकर प्रोफेशनली लॉयल रह सकते हैं, किस तरह से हमारी जो व्यवस्था है वो हमें इंडिविजुअल लेवल पर हमें किस तरह से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को मेंटेन करने में भूमिका अदा करनी है, कैसे हमें सोशली भूमिका अदा करनी है, इकोलॉजिकली कैसे हम रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं, मैनेजर कैसे बन सकते हैं। यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं या मैनेजर हैं तो हम सोशली किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें जो इको फ्रेंडली तरह से नेचर को डिस्टर्ब करे बिना जो है एक अच्छे इंजीनियर बन पाएँ। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एज म्यूचुअली एनरिचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरह से हम सोसाइटी के लेवल पर एक दूसरे को संस्थान के अगर संस्थान के बेसिस पर कहा जाए तो संस्थान के बेसिस पर, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर और पर्सनल बेसिस पर भी हम किस तरह से सोसाइटी के लेवल पर अपने आप को एक दूसरे के लिए म्यूचुअली एनरिच कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये सारा हमारा यूनिट है। ज़्यादा बड़ा यूनिट है नहीं, इसमें एक आध क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा ही हम आपको पढ़ा देते हैं, आपको पता लगेगा कि क्या इसमें पढ़ना है। अगर हम बात करें एथिक्स की, 2 मार्क्स में आ सकता है कि एथिक्स होते क्या हैं। एथिक्स माने होता है नैतिकता, नैतिक मूल्य। तो ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, पॉलिसीज़ एंड कैरेक्टर इज टर्म्ड एज एथिक्स। बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है। मानवीय आचरण, अगर हम उसकी बात करें मानवीय आचरण की, तो मानवीय आचरण वैल्यूज़ यानी मूल्य के क्रम में, पॉलिसीज़ नीतियों के क्रम में, और कैरेक्टर के क्रम में, मतलब हमारा जो मॉरल ह्यूमन कंडक्ट है, मानवीय आचरण, जिसकी अगर हम बात करें तो ये वैल्यूज़, पॉलिसीज़ और कैरेक्टर के संदर्भ में मानवीय आचरण ही हमारी एथिक्स है। यानी मानवीय आचरण में जब मूल्य होते हैं, मानवीय आचरण में जब पॉलिसीज़ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, मानवीय आचरण में जब कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, तो वही एथिक्स कहलाता है।
अब आता है एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या है। तो ह्यूमन कंडक्ट का मतलब है डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। मानवीय आचरण का मतलब है एथिकल मानवीय आचरण का, एथिकल मानवीय आचरण का, यानी कि नैतिक मानवीय आचरण का क्या मतलब है। नैतिक मानवीय आचरण का मतलब है ह्यूमन कंडक्ट की, यानी मानवीय आचरण की डेफिनेटिवनेस होना, व्यापकता होना, यूनिवर्सैलिटी होना, यानी कि निरंतरता होना। यानी जब हम मानवीय आचरण में निरंतर रूप से ऑनेस्ट बने रहते हैं, जब हम मानवीय आचरण में निरंतर रूप से ह्यूमन बने रहते हैं, ह्यूमन का मतलब है मानवीय बने रहते हैं। अब मानवीय का मतलब यही है कि बहुत सारे गुण हमारे अंदर रहते हैं, है ना, जैसे कि ऑनेस्टी रहती है, जैसे कि ट्रुथफुलनेस रहती है ना, ट्रुथफुलनेस रहती है, जैसे कि लॉयल्टी रहती है। तो ये जब हम मानवीय आचरण में निरंतर रूप से ह्यूमन बने रहते हैं, ह्यूमन का मतलब ये सारे मूल्य हैं, तो वही जो उसकी डेफिनेटिवनेस, उसकी रेगुलरिटी जो है वो वही एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है। आगे बात करते हैं कि इन अदर वर्ड्स एथिक्स आल्सो नोन एज मॉरल फिलॉसफी। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो एथिक्स का मतलब है मॉरल फिलॉसफी, ये एक वर्ड याद रखिएगा। और ये जो मॉरल फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है, दार्शनिकता की एक ब्रांच है, जो ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस करती है, संबोधित करती है, जो क्वेश्चन मॉरलिटी के बारे में होते हैं, और जो इस बारे में बताते हैं हमें कि अच्छाई वर्सेस बुराई, यानी कि जो हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मॉरल फिलॉसफी की मतलब फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसे मॉरल फिलॉसफी कहा जाता है, जो मॉरलिटी के बारे में क्वेश्चन करती है और जो मॉरलिटी के बारे में डिफरेंशिएट करती है किस किस के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, नोबल और इग्नोबल के बीच में, क्या आदर्श है क्या अनादर्शक चीज़ है, आदर्श क्या है और निरादर्श क्या है। निरादर्श का मतलब जिसको हमें फॉलो नहीं करना है। इग्नोबल जो है राइट क्या और रॉन्ग के बीच में। तो जो राइट और रॉन्ग के बीच में चीज़ें जो नोबल और इग्नोबल के बीच में और जो गुड और बैड के बीच में डिफ्रेंशिएट करती हैं, क्वेश्चन मतभेद करना सिखाती हैं, वही मॉरल फिलॉसफी जो है वो एथिक्स कहलाती है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर ये चीज़ समझना। एक तो ये कि वैल्यूज़, पॉलिसीज़ और कैरेक्टर ह्यूमन आचरण में अगर मिल जाए तो वही एथिक्स कहलाता है। और एथिक्स का मतलब क्या है कि फ़िलॉसफी की एक ब्रांच जो मॉरल फिलॉसफी है, जिसमें अच्छाई बुराई के बीच में भेद करना सिखाया जाता है, नोबल इग्नोबल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखाया जाता है, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इन तीनों चीज़ों के अलावा क्या और सिखाया जाता है, इश्यूज़ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रेट्स यानी गुणों के मेजरमेंट, गुणों के नापने के इश्यूज़। कौन से गुणों के नापने के, यानी जस्टिस को नापना, लव, पीस और इसी तरह से और गुणों के नापने के जो वैल्यूज मतलब और गुण जो हैं उनका जो मापन है, मेजरमेंट है, उनका जो मापन है वो भी एथिक्स के क्राइटेरिया में ही आता है। यानी कि अच्छाई बुराई के बीच में भेद करना, नोबल इग्नोबल के बीच में भेद करना, राइट रॉन्ग के बीच में भेद करने के अलावा इन ट्रेट्स यानी जस्टिस, लव, पीस जैसे गुणों का मापन ही एथिक्स के क्राइटेरिया में आता है। हाउ एथिक्स कैन बी अडेप्टेड, किस तरह से एथिक्स को अडेप्ट करा जा सकता है, यानी कि अपनाया जा सकता है। Ethics in the living of an individual can be imbibed only through the inculcation of value. Inculcation का मतलब है शिक्षा, imbibed का मतलब है आत्मसात करना। तो एक तो ये सारे वर्ड सीख लीजिए। तो एथिक्स जो है एक इंडिविजुअल के लिविंग में, एक इंडिविजुअल के जीवन में जो एथिक्स है वो कैसे आ सकती है, ओनली थ्रू द इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़ की शिक्षा से आ सकती है, पॉलिसीज़ की शिक्षा से आ सकती है, जो कि अभी हमने यहाँ बताया था, है ना, ये सब बताया था। तो वैल्यूज़ की, एथिक्स की, पॉलिसीज़ की, कैरेक्टर की शिक्षा से आ सकती है। और वैल्यूज़, पॉलिसीज़ और कैरेक्टर का इनकल्केशन कैसे मिलेगा, दैट इज़ पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो जो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, पॉलिसीज़ और कैरेक्टर की शिक्षा मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, जब हम ये एंश्योर कर लेंगे कि सही समझ क्या है और सही समझ कैसे डेवलप होगी, वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से डेवलप होगी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है स्वयं का मूल्यांकन करना, स्वयं की खोज करना, स्वखोज। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ पर अगर सोचा जाए, समझा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या अच्छा है कि एथिक्स कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। एथिक्स को हम जब हम वैल्यूज़, पॉलिसीज़ और कैरेक्टर की इनकल्केशन सही शिक्षा के द्वारा इम्बाइब कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। और वैल्यूज़, पॉलिसीज़ और कैरेक्टर की सही शिक्षा कैसे मिलती है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ से मिलती है। और सही समझ कैसे डेवलप होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से डेवलप होती है।
आगे आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब है टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को डेवलप करना, यानी कि व्यावसायिक योग्यता को डेवलप करना। और वो कैसे डेवलप होती है? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट से डेवलप होती है, यानी नैतिकता पूर्ण मानवीय आचरण से के साथ जब हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को डेवलप करते हैं तो वही प्रोफेशनल एथिक्स हो जाती है। प्रोफेशनल एथिक्स आर accepted standards of personal and business behavior values and guiding principles। ये भी important है, ये भी ध्यान देना है हमें। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? ये accepted standards हैं, स्वीकृत मानक हैं, जो स्वीकार करे गए स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं। किसके? पर्सनल और बिजनेस बिहेवियर के, ये हमने पहले भी बताया था। तो पर्सनल और बिजनेस बिहेवियर करते समय एक्सेप्टेड मानक्स हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, ऐसे वो आदर्श हैं। प्रिंसिपल का मतलब आदर्श। तो हमेशा हमें गाइड करने वाले प्रिंसिपल पर्सनल बेसिस पर भी और बिजनेस बिहेवियर में भी जो वैल्यूज़ हमें गाइड करती हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके स्वीकृत मानक, उनके एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड प्रोफेशनल एथिक्स कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल्स इज कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या है कि प्रोफेशनल्स द्वारा अडॉप्ट करे गए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ही प्रोफेशनल एथिक्स हैं, यानी वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक लोगों के द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए हैं उनको प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। हर प्रोफेशन में, एवरी प्रोफेशन लाइक टीचिंग, मेडिसन, मेडिकल है यहाँ पर, टीचिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ एटसेट्रा हैज़ इट्स प्रोफेशनल एथिक्स। देखिए हर प्रोफेशन में, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो लॉ का हो, हर प्रोफेशन में अपने प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। जैसे टीचिंग का प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, उनको सही रास्ता दिखाना। मेडिकल का एथिक्स क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? मरीजों को प्यार से देखभाल करना, उनको सही डायग्नोज करना, है ना। इंजीनियरिंग का क्या है? सही निर्माण करना। तो सेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट अप्लाई टू एन इंजीनियरिंग प्रोफेशन इज नोन एज इंजीनियरिंग एथिक्स। तो वो सेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन में अप्लाई होते हैं तो वो उनको इंजीनियरिंग एथिक्स कहा जाता है। तो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जो एथिकल स्टैंडर्ड के सेट जो है अप्लाई होते हैं उन्हें इंजीनियरिंग एथिक्स कहा जाता है। इसी तरह से सेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर ए प्रोफेशन इज नोन एज प्रोफेशनल एथिक्स। इसी तरह से एथिकल स्टैंडर्ड के वो सेट जो एक प्रोफेशन में लागू होते हैं उन्हें प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। तो ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन बड़ी ही सिंपलर है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से इसको, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी है। अब आता है क्वेश्चन, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स की नीड क्या है और यूटिलिटी का मतलब है एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। एथिकल कंडक्ट ऑफ प्रोफेशन इम्प्लाइज द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ वंस प्रोफेशनल स्किल्स। जो एथिकल मतलब जो भी बिजनेस एथिक्स हैं या प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो क्या करती हैं? किसी की प्रोफेशनल स्किल्स, किसी की जो व्यावसायिक योग्यताएं हैं उनके सही यूटिलाइजेशन पर निर्भर करती हैं, यानी सही उनका प्रयोग हो। अब जैसे आपको पता ही है कि साइंस है, साइंस का जो सही प्रयोग है वो क्या है? डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, विनाश तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण है। लेकिन वही साइंस जो है वो आतंकवादी के हाथ में पड़ जाता है तो उसका राइट यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब ही ये है कि एक व्यक्ति की प्रोफेशनल योग्यताओं का सही प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। वो सही प्रयोग क्या हो? टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, जो विशालकाय व्यापक ह्यूमन गोल के फुलफिलमेंट के लिए हो। फुलफिलमेंट का मतलब है परिपूर्णता के लिए हो, यानी कि प्रोफेशनल स्किल्स की यूज़ ऐसे करा जाए, राइट यूटिलाइजेशन हो सके और जो जिसका यूज़ करके, जिन प्रोफेशनल एथिक्स का यूज़ करके कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को परिपूर्णता के साथ अचीव करा जा सके, ये उसका यूज़ है। It ensures our meaningful participation in the larger order। प्रोफेशनल एथिक्स का अगर हम सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो ये हमें इंश्योर करता है, ये हमें सुनिश्चित करता है कि लार्जर ऑर्डर में जो मानवीय व्यवस्था का विशालकाय ऑर्डर है उसमें हमारी प्रतिभागिता क्या है।
Professional ethics concern the moral issues that arise because of the specialist knowledge that professionals attain and how utilization of this knowledge should be governed while providing service to the public. अब professional ethics की क्या और भी usefulness है, utility है कि इसका मतलब है professional ethics का मतलब है moral issues को concern करना, moral issues की, नैतिक issues की चिंता करना, concern का मतलब है चिंता करना। जो मॉरल इश्यूज अराइज होते हैं, खड़े होते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट नॉलेज, स्पेशलिस्ट नॉलेज के कारण से जो मॉरल इश्यूज इकट्ठे खड़े होते हैं, एक प्रोफेशनल मतलब जो मॉरल इश्यूज क्या कहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में उन सारे मॉरल इश्यूज़ की चर्चा की जाती है, चिंता करी जाती है जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति अपनी स्पेशलिस्ट नॉलेज के दौरान इकट्ठे करता है, और किस तरह से इन मॉरल इश्यूज़ को सही यूटिलाइज़ करा जाए, इस नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए जब हम पब्लिक को सर्विस दे रहे हों। तो पब्लिक को सर्विस देते समय इस नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए और मॉरल इश्यूज़ को किस तरह से सही से यूटिलाइज़ करा जाए। अब आता है कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में कॉम्पिटेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोग्राम टू अटेन कॉम्पिटेंसी इन प्रोफेशनल एथिक्स कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी प्रोफेशनल एथिक्स में कॉम्पिटेंसी यानी कि योग्यता हासिल करने के लिए क्या करा जाना चाहिए, क्लैरिटी अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। हमें कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का मतलब है व्यापक मानवीय गोल, टारगेट यानी कि उद्देश्य, मानवीय जीवन के यानी कि मानवीयता के व्यापक उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें हमें समाधान के बारे में पता होना चाहिए, समृद्धि का सही मायने पता होना चाहिए, अभय यानी फियरलेसनेस का पता होना चाहिए, सह अस्तित्व का को एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए एंड इट्स कि किस तरह से ये सारी चीज़ें, समाधान, ये सारे समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, हम किस तरह से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के दौरान इनकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ बेस्ड ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स। अब हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अपने में, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आएगा, हमारी सही समझ के माध्यम से आएगा, और हमारी सही समझ खुद से क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी खुद से क्या है, यानी हम अपने आप से कैसे सही समझ डेवलप करते हैं, और हम रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी रेस्ट ऑफ प्रकृति, जो बची हुई प्रकृति के लोग हैं, बाकी लोग हैं यानी कि जो अदर ह्यूमन बीइंग हैं, रिमेनिंग अदर ह्यूमन बीइंग है, उनके साथ या नेचर के साथ, बाकी नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो बाकी चीज़ें हो, उनके साथ हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग अपने साथ और राइट अंडरस्टैंडिंग बाकी बची हुई प्रकृति के साथ हमारी क्या है, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर, हमारा बिहेवियर एक दूसरे को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, हमारे अंदर नैरो माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, संकीर्णता कि मेरा भला हो जाए बाकी जाए भाड़ में, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट एंड इट्स कोर रिलेशन विद सस्टेन्ड पर्सनल एज वेल एज कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब हमारे पास क्लैरिटी होगी हमारे गोल में, यानी कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के बारे में हमें क्लैरिटी होगी, और जब हमें एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस होगा, हमें उसके को रिलेशन के बारे में पता होगा, तो हम कलेक्टिव हैप्पीनेस के बारे में प्रयास कर सकेंगे, और हमें कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, कलेक्टिव का मतलब है सामुदायिक, मतलब एक दूसरे की, कलेक्टिव का मतलब है सामूहिक, है ना। तो हम अपनी अपनी प्रगति के बारे में ही नहीं सोचेंगे, बल्कि हम सामूहिक प्रगति, सामूहिक खुशी और सामूहिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचेंगे। केवल अपना घर भर जाए उतना नहीं पर्याप्त होगा हमारे लिए। हमारे लिए ये होगा कि घर के बाद परिवार के बाद जो है समाज, समाज के बाद राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरह से खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी आए। अगला आता है म्यूचुअली एनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर। नेचर के साथ हमारा म्यूचुअली एनरिचिंग इंटरेक्शन होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी इन फुलफिलमेंट ऑफ फिज़िकल नीड्स, जो हमारी फिज़िकल नीड्स हैं उनकी परिपूर्णता के लिए हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हों, पर्याप्त हों। एबिलिटी टू एसेस द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर द फैमिली। एक बार जब हमारी फिज़िकल नीड्स की पूर्ति हो जाए तो हम फैमिली की फिज़िकल नीड्स की पूर्ति के लिए असेस कर सकें, आकलन कर सकें,
और क्या करना है फिर हमें, एंड देयर फुलफिलमेंट थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम्स एंश्योरिंग हार्मनी इन नेचर। हमें अपनी और अपने सब परिवार की फिजिकल नीड्स की पूर्ति के लिए हम इस तरह से उनके हितों की पूर्ति करें कि नेचर में हार्मनी डेवलप रह पाए, नेचर को डिस्टर्ब करे बिना, जैसे इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली हम बने, है ना। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का पालन करें जो इको फ्रेंडली भी हो और जो पीपल फ्रेंडली भी हो। प्रोडक्शन सिस्टम हमारे ऐसे हो, इस तरह से हमें प्रोडक्शन करना है कि वो पीपल फ्रेंडली भी हो, इको फ्रेंडली भी हो। अब आता है डिफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। ये कैसे इंश्योर करा जाएगा, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की व्यापकता, निरंतरता, और इसे कैसे इंश्योर करा जा सकता है। राइट अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई द डिफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। जो राइट अंडरस्टैंडिंग है और जो किसके माध्यम से आई है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से आई है, पहले भी बताया था। तो सही समझ, और सही समझ जो है जो डेवलप कैसे हुई है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से डेवलप हुई है, वही इनेबल करती है, वही हमें समर्थ बनाती है कि हम डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट को पहचान सकें, विच में आल्सो बी कॉल्ड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। उसे ही एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बोला जाता है। इट इज़ सेम फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। यह जो भावना है, यानी कि डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट और एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ये सबके लिए सेम ही होती है। सो वी ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो इस कारण से, क्योंकि ये जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है और डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है वो सबके लिए सेम होती है, तो हम जो है एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की यूनिवर्सलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी सार्वभौमिकता को, यानी सबके लिए जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की वैल्यू है उसे समझ सकते हैं, विच इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द यूनिवर्सल वैल्यूज़। और जो कहाँ से आती है, जो निरंतरता से आती है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को पहचानने के लिए। ईच वन ऑफ अस वांट्स टू बी ए डेफिनेट कंडक्ट। हम में से हर कोई जो है वो एक डेफिनेट कंडक्ट चाहता है, बट प्रेजेंटली वी मे नॉट बी एबल टू एंश्योर दैट। बट हम अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम इसे एंश्योर कर सकें। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, वी आर प्रेजेंटली लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्री कंडीशनिंग और एजम्पशंस। ऐसा इसलिए है, कैसा किस लिए है कि हम डेफिनेट कंडक्ट तो चाहते हैं, एक निश्चित आचरण चाहते हैं, लेकिन हम अभी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि हम निश्चित आचरण में हैं या नहीं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी ये प्री कंडीशनिंग है, उसके आधार पर हम इसे इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एजम्पशंस के आधार पर हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। assumptions क्यों है, which are in consonance with the truth or the right understanding। जो प्री कंडीशनिंग हमारी क्यों है, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग और ट्रुथ से हमारी कंसोनेंस ना होने के कारण से है। यानी हमारी प्री कंडीशनिंग क्यों है, क्योंकि हमने राइट अंडरस्टैंडिंग से समझ नहीं बनाई है अपनी। बट दिस सिचुएशन नीदर गिव्स सेटिस्फेक्शन टू अस नॉट टू अदर्स। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, वो ना तो हमारे लिए संतोष ला सकती है, ना ही दूसरों के लिए। इससे क्या होता है, यानी कौन सी कंडीशन हमारे लिए संतोष नहीं ला सकती, कि राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ट्रुथ से कंसोनेंस नहीं बनाई है, हमारी प्री कंडीशनिंग के बेसिस पर हम जी रहे हैं, और उस कारण से हमारी सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। इससे स्ट्रगल होते हैं, स्ट्राइफ होते हैं, संघर्ष होते हैं ह्यूमन बींग्स के बीच में, और उनकी रिलेशनशिप जो डिफरेंट लेवल्स पर है, चारों लेवल्स पर उनकी डिफरेंट लेवल्स पर जो उनकी रिलेशनशिप है, उनके बीच में संघर्ष होते हैं, और इस तरह से हार्मनी जो है इरोडेड हो जाती है, ढह जाती है, ख़त्म हो जाती है। वी ऑल्सो सी पीपल डिबेटिंग एंडलेसली अबाउट वॉट दे कंसिडर टू बी एथिकल। हम आज ये भी देख रहे हैं कि लोग एंडलेसली, लोग कभी ना ख़त्म होने वाले डिबेट में पड़ गए हैं, एक वाद विवाद में पड़ गए हैं कि क्या चीज़ को कंसीडर करा जाए, कि क्या चीज़ एथिकल है। लेकिन फैक्ट ये है कि वी हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास सही समझ है। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। हमें एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की निरंतरता और व्यापकता के बारे में समझ नहीं है, वो हमें समझनी होगी। और वो जब हम समझ जाएंगे तो हमारा जो कभी ना ख़त्म होने वाला डिबेट है नैतिकता के बारे में, कि क्या चीज़ के को नैतिकता समझा जाए, क्या चीज़ को ना समझा जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको एंश्योर करने के लिए क्या करना होगा, हमें वैल्यूज़ को देखना होगा, पॉलिसी कैरेक्टर को देखना होगा। वैल्यूज़ क्या हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ लिविंग इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ और द पार्टिसिपेशन ऑफ ए यूनिट इन द लार्जर ऑर्डर। अब वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू ये है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जब हम रहने की कॉम्पिटेंसी बना लेते हैं, जीवन यापन की कॉम्पिटेंसी बना लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, लार्जर यूनिट में, पूरी व्यापक व्यवस्था में, लार्जर यूनिट ऑर्डर का मतलब है जो व्यापक ऑर्डर है, व्यापक व्यवस्था है हमारी,
संसार की व्यापक व्यवस्था उसमें हमारे यूनिट का, हमारा एक जो पार्टिकुलर छोटा सा यूनिट है, जब हम उसकी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं। इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्वभाव इज़ नोन एज वैल्यूज़। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे इतने बड़े लार्जर ऑर्डर में हमारी एक छोटे से यूनिट का पार्टिसिपेशन क्या है, हमारी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, हमारा स्वभाव क्या है, तो उसी को वैल्यूज़ कहा जाता है। वैल्यूज़ एथिकल कंडक्ट का एक पार्ट है। पॉलिसी इज़ द डिसीजन, प्लान, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट, एवैल्यूशन about the enrichment, protection and right utilization of the resources, self, body, wealth, मन, तन and धन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी हमारे डिसीज़न है, डिसीज़न में हमारे प्लानिंग, हमारे प्रोग्राम, हमारा लागू करना, किस तरह से हम लागू करते हैं, हमारे रिजल्ट और हमारा मूल्यांकन है। किस बारे में हमारा मूल्यांकन है कि हम किस तरह से एनरिच करें, किस तरह से और ज़्यादा समृद्ध करें, किस तरह से बचाव करें और किस तरह से हम राइट यूटिलाइजेशन करें किनका, उन रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज हमारी सेल्फ के रूप में हमें मिली हुई हैं, जो बॉडी के रूप में हमें मिली हुई हैं, जो हमें वेल्थ के रूप में मिली हुई हैं, यानी मन, तन और धन की रिसोर्सेज का कैसे राइट यूटिलाइजेशन करें, कैसे इनका प्रोटेक्शन करें, कैसे इन्हें एनरिच करें, समृद्ध बनाएं। इसी बारे में जो हमारे डिसीजंस हैं, इसी बारे में जो हमारे प्लानिंग, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट और इवैल्यूएशन है, वही पॉलिसी हमारी कहलाती है। कैरेक्टर, चरित्र, द डेफिनेटिवनेस ऑफ माई डिज़ायर, थॉट एंड सिलेक्शन। जो हमारी डिज़ायर, हमारे थॉट, हमारे सिलेक्शन के बारे में व्यापकता है, वही डेफिनेटिवनेस देती है मेरी लिविंग को, मेरे जीवन को। यानी जब हमारी निरंतरता बन जाती है, हम जब अपनी डिज़ायर को व्यापक रूप से पहचान जाते हैं, अपने थॉट को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं, अपने चुनाव को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं, तो यही हमारी लिविंग में डेफिनेटिवनेस लाती है। डेफिनेटिवनेस ऑफ कैरेक्टर इज़ द आउटकम ऑफ द डेफिनेटिवनेस ऑफ माई बिहेवियर एंड वर्क। कैरेक्टर की डेफिनेटिवनेस ही आउटकम है, नतीजा है किसका? मेरे काम और मेरे बिहेवियर की डेफिनेटिवनेस का। यानी कि मेरे काम और मेरे बिहेवियर का जो डेफिनेटिवनेस है वो कब आता है? जब मैं अपने कैरेक्टर की डेफिनेटिवनेस तैयार कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ। कॉम्पिटेंसी इन प्रोफेशनल एथिक्स, कॉम्पिटेंसी कैसे लाई जाए प्रोफेशनल एथिक्स में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। बार बार पढ़ा रहे हैं आपको। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब ही ये है कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट से किस तरह से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उसमें लाई जाए। डेवलपिंग एथिकल कॉम्पिटेंस इन द इंडिविजुअल इज़ द ओनली इफेक्टिव वे टू एंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स को एंश्योर करने के लिए एकमात्र सही तरीका क्या है कि इंडिविजुअल की, प्रोफेशनल की, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में आप अगर हैं तो आप एथिकल कॉम्पिटेंस को डेवलप करें। डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंस इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एथिकल कॉम्पिटेंस का डेवलपमेंट एक बहुत लंबे चलने वाली प्रोसेस है, जो कि अप्रोप्रिएट वैल्यू एजुकेशन से ही, एक सही वैल्यू एजुकेशन से ही अचीव करी जा सकती है, प्राप्त करी जा सकती है। प्रोफेशन इज़ ओनली ए सबसेट ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। द कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशन विल ओनली बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस राइट अंडरस्टैंडिंग। प्रोफेशन की बात करें तो वो एक्टिविटीज़ का एक सबसेट है, एक नमूना है, लेकिन कॉम्पिटेंस प्रोफेशन में कैसे लाया जा सकता है? एक व्यक्ति की सही समझ को डेवलप करके। द सैलिएंट फीचर्स कैरेक्टराइजिंग दिस कॉम्पिटेंस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। जो सैलेंट फीचर्स हैं कॉम्पिटेंसी को लाने के, वो यही हैं जो अभी हमने बताए थे। क्लैरिटी अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर एंड म्यूचुअली एनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर। यानी कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल में हमें इन चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए और इनका प्राप्ति कैसे करी जाए इनको पता होना चाहिए। यानी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इनको पहचानना और इनका फुलफिलमेंट करना कैसे करना है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अपने से राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी रेस्ट ऑफ नेचर से जो है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ डेवलप करना। म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर, जब हम क्लैरिटी लाएंगे अपने कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन के लिए और कॉन्फिडेंस होगा तो क्या होगा? हम कलेक्टिव हैप्पीनेस के लिए कोशिश करेंगे, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी के लिए कोशिश करेंगे, ना कि संकीर्णता के साथ सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। यानी पूरे, मतलब ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम तब सोचेंगे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, ना कि अपने बारे में सोचेंगे, है ना, कुटुंबकम।
और म्यूचुअली जब हम ये सब करेंगे तो नेचर के साथ भी हम नेचर को एक्सप्लॉइट करे बिना हम अपनी मांगों की पूर्ति करेंगे, अपने फिजिकल फैसिलिटीज़ की पूर्ति करेंगे। अब आता है व्हाट इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब है सार्वभौमिक व्यवस्था। सार्वभौमिक व्यवस्था ये जो है बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एंटाइटीज़ ऑफ नेचर। एंटाइटीज़ का मतलब भी है प्रजातियाँ, जो अदर एंटाइटीज़ हैं नेचर की और जो ह्यूमन बीइंग हैं उनसे, उनके प्रत्येक यूनिट से रिलेटेड होना, उनके प्रत्येक यूनिट को जानना, यही यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है। हैविंग अंडरस्टूड द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल वी आर एबल टू बी इन हार्मनी नॉट ओनली विद ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो विद द रेस्ट ऑफ नेचर। जब हम यूनिवर्सल ह्यूमन गोल को समझ जाएंगे तो ना केवल हम खुद के साथ हार्मनी से रहेंगे बल्कि हम रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ भी हार्मनी से रहेंगे। वी कैन सी दैट वी आर रिलेटेड टू, हम तब देख पाएंगे कि केवल हमारी अपने यूनिट की नेचर के हम मतलब वी आर रिलेटेड टू एवरी यूनिट इन नेचर। तब हमें ये पता लगेगा कि हम जो है नेचर के प्रत्येक यूनिट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, नेचर के प्रत्येक यूनिट में कहीं ना कहीं हम उनसे रिलेटेड हैं। और तब जब हमें ये आभास हो जाएगा कि हम केवल अकेले नहीं हैं बल्कि हमारी नेचर के प्रत्येक यूनिट के साथ रिलेटिवनेस है, उनसे उनके साथ को रिलेशन है और उनके साथ एक जिम्मेदारी है हमारी, तभी हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट को इंश्योर कर पाएंगे रिश्तेदारी में सारे ही लेवल्स पर, अपने स्वयं से भी, अपनी फैमिली से भी, अपने समाज से भी और अपनी नेचर से भी, अपने समाज से भी। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हार्मनी वी गेट द नोशन ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी। जब हमें हार्मनी का पता चल जाएगा तो अखंड समाज का निर्माण होगा और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को समझ पाएंगे। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या इंश्योर करता है, इसमें क्या क्या होता है, 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडिवियर, मानवीय प्रयास के 5 आयाम, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी के लिए, एक अखंड समाज के लिए। द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। इस तरह से हम जो है वो अपने स्टेप को कैसे लेंगे, हम परिवार से वर्ल्ड परिवार, परिवार से विश्व परिवार की तरफ अग्रसित होंगे। और जब ये कैसे होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग से होगा। परिवार से वर्ल्ड फैमिली की तरफ कैसे होंगे, परिवार से परिवार का समूह, परिवार समूह से गांव, गांव से समुदाय, समुदाय से विलेज समुदाय और इस तरह से वर्ल्ड फैमिली। यानी परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ये। अगर हम बात करें तो दीज आर बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो हमारी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर है, ये किस बात पर आधारित है, ये इस विश्वास पर आधारित है कि हर व्यक्ति के पास, हर वैयक्तिक आदमी के पास इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, जन्मजात विशेषता होती है, जन्मजात कैपेसिटी होती है, स्किल होती है सेल्फ एक्सप्रेशन की और सेल्फ रियलाइजेशन की। एंड दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड द कंडीशंस दैट सपोर्ट दिस कैपेसिटी। तो हर व्यक्ति के पास सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की जन्मजात प्रतिभा होती है, लेकिन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की का उत्तरदायित्व है कि वो उस ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करे जो इन कैपेसिटीज़ को लोग उभार कर रख सकें। ऐसी कंडीशन हो दे सोसाइटी, ऐसी व्यवस्था दे, ऐसे सरकमस्टेंसेस दे जो एक व्यक्ति की इनहेरेंट कैपेसिटी जो है सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की, वो उसको उभारने का अवसर मिल सके। The basis for this belief is rooted in the idea of humanism। जो इस बिलीफ का, यानी कि ये जो विश्वास है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर, इसका जो बेस है वो इस विश्वास में रूटेड है, जड़ उसकी रूट इस विश्वास में है। किस विश्वास में है कि ह्यूमनिज्म के आइडिया में है, मानवता के आइडिया में है, विच इज़ ए फिलोसॉफिकल एंड एथिकल स्टांस, जो कि एक फिलोसफिकल, एक दार्शनिक और नैतिक स्टांस है, एक नैतिक भाव है that emphasizes the value and agency of human beings, जो emphasizes करती है, जो इस बात पर जोर देती है कि ह्यूमन बीइंग्स की क्या वैल्यू है, उनकी क्या एजेंसी है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली, यानी सामुदाय, मतलब कलेक्टिवली का मतलब है जो एक सामुदायिक रूप से, मतलब एक मिले जुले रूप से।
एंड जनरली प्रेफर्स क्रिटिकल थिंकिंग, और इस बात से एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एक एविडेंस, एक प्रमाण डेवलप होता है ओवर एक्सेप्टेंस ऑफ डॉगमा और सुपरस्टिशन। जो एक डॉगमा है, डॉगमा का मतलब जो एक पुरातन विश्वास है, जो अंधविश्वास है, उसका जो ओवर एक्सेप्टेंस है, उसे जो लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस कर रखा है, उस विचारधारा को तोड़कर लोग क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ अग्रसित होते हैं। कब होते हैं? जब ह्यूमनिज्म के आइडिया को जो है उभारा जाता है। और ह्यूमनिज्म का आइडिया क्या है? एक फिलॉसफिकल और एथिकल स्टांस है जो एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू को जोड़ देता है इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, humanistic education is based on the belief that education should be centered on the needs and potential of the individual student. ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इस बात पर इस विश्वास पर आधारित है कि एजुकेशन जो है वो सेंटर्ड होनी चाहिए एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के नीड पर और पोटेंशियल पर। नीड और पोटेंशियल दो अलग अलग बातें हैं, यानी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की आवश्यकता क्या है और उसकी प्रतिभा क्या है, उस बात पर एजुकेशन डेवलप होनी चाहिए, रादर देन बीइंग फोकस्ड सोलली ऑन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। बल्कि इस बात पर ये फोकस ना हो कि नॉलेज का एक्विजिशन कैसे सोलली करा जाए, अकेले मतलब पूरी तरह से नॉलेज के एक्विजिशन पर निर्भर ना होकर इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या प्रतिभा है और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या नीड है। The goal of humanistic education is to foster critical thinking, creativity, self-awareness and self-expression in students. Human education का जो गोल है वो क्या है? फोस्टर करना, यानी डेवलप करना। क्या डेवलप करना? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, क्रिएटिविटी को डेवलप करना, सेल्फ अवेयरनेस को और सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करना। एंड टू हेल्प देम डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज, और उनकी ऐसे मदद करना जो वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर पाएँ, ऐसी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर पाएँ जो एक सार्थक जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। अब आते हैं ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस आर बेस्ड ऑन द बिलीफ, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इस बिलीफ पर आधारित है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी शुड बी डिज़ाइन टू सपोर्ट द डिग्निटी, राइट्स एंड वेलबींग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। कि जो है एक सोसाइटी का निर्माण और एक इस तरह से उसका ढांचा तैयार होना चाहिए, डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो सभी व्यक्तियों की डिग्निटी, सभी व्यक्तियों के राइट और सभी व्यक्तियों की वेलबींग यानी उनकी भलाई के लिए को सपोर्ट कर सके। Humanistic constitution provides a framework for organizing society in ways that promote individual freedom, protect human rights and provide opportunities for individuals to pursue their goals and dreams. Humanistic constitution एक framework तैयार करता है। किसके लिए framework तैयार करता है? कि society को इस तरह से organize करा जा सके, इस तरीके से organize करा जा सके जो ऐसी society का निर्माण हो सके जो individual freedom को यानी व्यक्ति विशेष की आज़ादी को promote कर सके, जो ह्यूमन राइट को, मानवीय अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सके, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, ऐसी अवसर प्रोवाइड करा सके इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को, जो जिन अवसरों के माध्यम से एक व्यक्ति अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सके या उनका पीछा कर सके। ह्यूमनिस्टिक सोशल ऑर्डर क्या है? ह्यूमनिस्टिक सोशल ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड एंड दैट द वेल बीइंग ऑफ वन पर्सन इज लिंक्ड टू द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिस्टिक सोशल ऑर्डर का मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक इंडिविजुअल है वो सारे लोगों से, एक इंडिविजुअल का संबंध पूरे संसार से है और एक व्यक्ति की भलाई पूरे संसार की भलाई है। एक व्यक्ति की भलाई जो है वो अदर की भलाई है, अदर की भलाई दूसरे अदर की भलाई है, और एक व्यक्ति की भलाई से क्रमशः पूरे समाज और पूरे संसार की भलाई सुनिश्चित होती है। यानी एक भला होगा फिर अगला आदमी भला होगा, इस तरह से सारे व्यक्ति, जब मतलब एक व्यक्ति की भलाई से क्रमशः सारे समाज की भलाई आती है। Humanistic social order is based on the idea that all individuals have a shared responsibility to care for one another and to create a world that is just, fair and sustainable. अब क्या कहा है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर क्या है, इस आइडिया पर बेस्ड है कि हर व्यक्ति की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर व्यक्ति की मतलब एक शेयर्ड जिम्मेदारी है कि वो दूसरे व्यक्ति की केयर करे और एक ऐसे संसार की रचना करे जो संसार जस्ट हो, न्यायिक हो, फेयर हो, सुंदर हो और सस्टेनेबल हो, सतत हो, यानी सबके लिए अच्छा हो।
बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। अब ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के कुछ आदर्श हैं, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू चूज़ व्हाट दे वांट टू लर्न। स्टूडेंट को ये चुनने का के लिए वो एबल, समर्थ होने चाहिए कि दे व्हाट दे वांट टू लर्न, क्या वो सीखना चाहते हैं, एक्चुअली में वो क्या सीखना चाहते हैं, इसे जानने की समझ होनी चाहिए उनमें। ह्यूमनिस्टिक टीचर्स बिलीव दैट स्टूडेंट विल बी मोटिवेटेड टू लर्न ए सब्जेक्ट इफ इट इज़ समथिंग दे नीड एंड वांट टू नो। ह्यूमनिस्टिक टीचर्स इस बात में विश्वास करते हैं कि एक बच्चा जो है तभी सीखने के लिए मोटिवेटेड होगा, प्रेरित होगा, जब उसे ये पता हो, जब उसे ये इस बात का आभास हो कि इट इज़ समथिंग दे नीड। जब मतलब एक बच्चे को उसकी ज़रूरत के और जो वो सीखना चाहता है उसकी चाहत के विषय समझाए जाएंगे तो वो ज़रूर सीखेगा। गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी टू फोस्टर student desire to learn and teach them how to learn। एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए? स्टूडेंट की डिज़ायर, सीखने की डिज़ायर को डेवलप करना, यानी उन पर कोई चीज़ थोपी ना जाए बल्कि वो डिज़ायर रखें सीखने की। एंड टीच देम, और उन्हें ये सिखाया जाए वो जो कि किस तरह से सीखना है, यानी उनमें एक तो डिज़ायर हो जाए सीखने की और इस एक तरह से उनमें ये हो जाए, जज्बा उत्पन्न हो जाए कि किस तरह से चीज़ों को सीखना है। स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए अपनी स्टडीज़ में और उनकी खुद की डिज़ायर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ उन पर थोपी ना जाए, प्रेशराइज ना करी जाए। ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स ये बिलीव करते हैं कि ग्रेड्स जो हैं वो इररेलेवेंट होती हैं, तो ग्रेड्स का कोई प्रासंगिकता नहीं है। इररेलेवेंट की मतलब है प्रासंगिकता ना होना, मतलब सही नहीं है। ओनली सेल्फ इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सेल्फ इवैल्यूएशन मीनिंगफुल है। ग्रेडिंग जो है वो एक बच्चे को खाली ग्रेड पाने के लिए, वर्क करने के लिए एनकरेज करती हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन उससे नहीं होता। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी ए ग्रेड आ गई, A++ ग्रेड आ गई, बट आपको जो सीखना था वो तो आप तब भी नहीं सीख पाए। तो आपकी ग्रेड कोई भी आए वो मैटर नहीं करता, आप एक्चुअल मायने में सीख पाएँ ये मैटर करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बीटेक करने के बाद आपको सब्जेक्ट तक याद नहीं रहते, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। दे आल्सो डिनाइड टेस्ट, उन्होंने टेस्ट को भी नकारा है, मना करा है, टेस्ट को भी मना करा है। क्या कहा है? मना करा है, क्योंकि टेस्ट जो है वो स्टूडेंट की एबिलिटी को जज करना भी उन्होंने ये कहा है कि टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट की एबिलिटी जज नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज दीज आर एम्फसाइज ओनली मेमोराइजेशन। टेस्ट वगैरह जो हैं वो केवल याद करने की पावर पर जोर देते हैं, डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट एजुकेशनल फीडबैक। इससे सफिशिएंट, पर्याप्त एजुकेशनल फीडबैक नहीं मिल पाता टीचर को कि स्टूडेंट वाकई में अपनी लाइफ में क्या सीख रहा है, वो कितना ट्रुथफुल है, वो कितना ऑनेस्ट है, वो कितना आज्ञाकारी है, वो कितना हम्बल है, ये सब थोड़ी ना पता चलता है टेस्ट से। ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स बिलीव दैट बोथ फीलिंग्स एंड नॉलेज आर इम्पॉर्टेंट टू द लर्निंग प्रोसेस। ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर ये भी बिलीव करते हैं कि फीलिंग्स और नॉलेज दोनों ही चीज़ ज़रूरी हैं लर्निंग प्रोसेस में। मतलब अगर आप नॉलेज तो आपको बहुत सारी मिल गई बट आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जैसे आजकल हो रहा है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तो वो नॉलेज किस काम की है? तो नॉलेज के साथ साथ फीलिंग्स भी होना चाहिए, इमोशंस भी होना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं कि स्कूल नीड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव एनवायरनमेंट। वो ये भी कहते हैं, जोर देते हैं कि स्टूडेंट्स को एक इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि वो सिक्योर हो सकें अपनी लर्निंग में। और ओनली वंस स्टूडेंट फील सिक्योर, लर्निंग बिकम्स ईजियर एंड मोर मीनिंगफुल। एक बार जब वो सिक्योर हो जाएंगे, सुरक्षित फील करेंगे, सेफ फील करेंगे अपनी लर्निंग में, तो एक बार जब स्टूडेंट सिक्योर फील करेंगे तो लर्निंग उनके लिए ईजियर और मीनिंगफुल बन जाएगी। तो इस तरह से इसका समरी ये है कि 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के। स्टूडेंट लर्निंग शुड बी सेल्फ डायरेक्टेड, स्टूडेंट की लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए, प्रेशराइज्ड नहीं होनी चाहिए। स्कूल शुड प्रोड्यूस स्टूडेंट हु वांट एंड नो हाउ टू लर्न। स्कूल को ऐसे स्टूडेंट प्रोड्यूस करके देने चाहिए जो ये चाहते हैं और जानते हैं कि कैसे सीखा जाता है, कैसे लर्निंग की जाती है। द ओनली फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल इवैल्यूएशन इज़ सेल्फ इवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है, मीनिंगफुल इवैल्यूएशन की एकमात्र जो रूप है वो सेल्फ इवैल्यूएशन है। फीलिंग एज वेल एज नॉलेज आर इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के साथ साथ फीलिंग्स भी ज़रूरी हैं जो आजकल किल हो रही हैं। स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन द नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ऐसे एनवायरनमेंट में सीखते हैं जिसमें धमकी ना हो, डर ना हो, डर विहीन, मतलब फियरलेस एनवायरनमेंट में, सरल वर्ड है फियरलेस, तो धमकी ना हो जिसमें।
नॉन थ्रेटनिंग, थ्रेट का मतलब धमकी होता है, तो जिसमें धमकी ना हो, फियरलेस एनवायरनमेंट में स्टूडेंट अच्छे से सीख पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इश्यूज़ इन प्रोफेशनल एथिक्स, और इम्पॉर्टेंट है, आप तैयार करिएगा। इश्यूज़ इन प्रोफेशनल एथिक्स आर बिगिंग कॉम्प्लेक्स इन द करेंट सिनारियो। करेंट सिनारियो की बात करी जाए तो जो प्रोफेशनल एथिक्स में इश्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल होते जा रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर रैपिडली इंक्रीजिंग। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि अनैतिक अभ्यास हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एंड देयर इम्पैक्ट इज़ आल्सो बिकमिंग फार रीचिंग, और उनके दूरगामी परिणाम, फार रीचिंग का मतलब है दूरगामी परिणाम, यानी कि बहुत आगे तक देखने वाले परिणाम देखने को मिल रहे हैं। करप्शन इन मल्टीपल फॉर्म्स इज़ प्रीवेलेंट इन ऑल प्रोफेशंस लाइक ए वायरस। करप्शन हर फॉर्म में जो है, हर प्रोफेशन में, प्रिवेलेंट का मतलब विद्यमान होना, छाना, करप्शन हर फॉर्म में, हर प्रोफेशन में विद्यमान है, एक वायरस की तरह से। ए गुड नंबर ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डेवलपिंग द मेंटेलिटी दैट विद मनी एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड, एनी पर्सन कैन बी परचेज्ड, एंड एनी सिस्टम कैन बी बेंट टू वंस एडवांटेज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह दी है। बहुत सारे, एक गुड नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग ने ये मेंटेलिटी, ये मानसिकता डेवलप करनी स्टार्ट कर दी है कि मनी के साथ हर चीज़ को एकम्प्लिश करा जा सकता है, पूरा करा जा सकता है, हर पर्सन को ख़रीदा जा सकता है, और हर व्यवस्था को झुकाया जा सकता है अपने एडवांटेज के लिए। As a result of these unethical practices, we frequently come across serious scams, fraudulent practices, black marketing and the like. जैसे कि शुरू में भी बताया था, इसी unethical practices के का रिजल्ट है, ये एक consequently, मतलब इसके परिणाम स्वरूप हम अक्सर ही, हमें क्या देखने को मिलते हैं, कम अक्रॉस, हम अक्सर ही हम सुनने को मिलते हैं बहुत गंभीर स्कैम्स, बहुत गंभीर घोटाले, बहुत गंभीर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि फ्रॉड की प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं। दिस मीनास, ये जो मीनास है, ये जो अव्यवस्था है, बिकम इवन मोर सीरियस एज अनएथिकल पॉलिसीज आर अडॉप्टेड कलेक्टिवली by large industries, multinational corporations and even national governments। ये जो अव्यवस्था है, ये इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है कि जो अनएथिकल पॉलिसीज़ हैं वो कलेक्टिवली, वो सामुदायिक रूप से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सरकारें भी उनको फॉलो करने लगी हैं, अपनाने लगी हैं। एज ए रिजल्ट देयर इज़ ए सॉर्ट ऑफ लेजिटिमाइजेशन ऑफ दीज अनएथिकल पॉलिसीज़ बाय प्रोजेक्टिंग दैम टू बी द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, एक तरह की लेजिटिमाइजेशन हुआ है इन एथिकल पॉलिसीज़ का, एक मतलब इनकी अवैधता को जो है कोई मानता ही नहीं है। बाय प्रोजेक्टिंग दैम टू बी द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ये माना जाता है कि ये चीज़ें तो जो है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हैं। ड्रग माफिया, बिल्डर माफिया, आर्म्स माफिया आर बीइंग एक्सपोज्ड बाय द मीडिया ऑलमोस्ट एवरी मंथ। मीडिया के द्वारा लगभग हर महीने ड्रग माफिया को, बिल्डर माफिया को, आर्म्स माफिया को कहीं ना कहीं एक्सपोज करा जाता है, खोला जाता है, उनकी पोल पट्टी खोली जाती है। एक्सपोज का मतलब पोल खोलना। We are also quite familiar with how misleading propaganda and advertisement are misguiding people। हम लोग इस बात से परिचित ही हैं कि किस तरह से मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, प्रचार जो हैं, और एडवर्टाइजमेंट जो हैं, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि फेयरनेस क्रीम का जो है विज्ञापन है, वो किस तरह से मिसगाइड करता है। कभी पान पराग, पान मसाला का विज्ञापन होता है, वो किस तरह से मिसगाइड करता है। कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हम यहाँ बताएंगे। करप्शन इन मल्टीपल फॉर्म्स एट वेरियस लेवल्स एट वेरियस ऑफिसेज। विभिन्न ऑफिसेस में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न स्तरों पर करप्शन मल्टीपल फॉर्म में प्रिवेलेंट है। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, मिस एप्रोप्रिएशन एंड मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक फंड का मिस यूज़ करना, मिस एप्रोप्रिएशन दिखाना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड अनएथिकल सेल्स प्रमोशन। अनएथिकल सेल्स प्रमोशन का मतलब है अनैतिक सेल्स का प्रमोशन करना। गला काट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का मतलब है गला काट प्रतिस्पर्धा। एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू वेरियस एंटाइसमेंट, एंटाइसमेंट का मतलब है लुभावनेपन। तो कस्टमर की वीकनेस को खरीदना विभिन्न लुभावने विज्ञापनों के द्वारा। एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट वाले प्रोडक्ट।
स्प्यूरियस प्रोडक्शन, इंडेजरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पब्लिक एट लार्ज, लोग पब्लिक की सेफ्टी और सुरक्षा और हेल्थ को एंडेंजर यानी खतरे में डालना, एंडेंजर का मतलब है खतरे में डालना। होर्डिंग एंड ओवरचार्जिंग, होर्डिंग लगाना और ओवरचार्जिंग करना यानी कि मूल्य से अधिक वसूलना। लिस्ट बहुत लंबी है। हाउ टू रिजॉल्व इश्यूज़, अब रिजॉल्व कैसे करें। एक तो डाटा मॉनिटरिंग को एम्प्लॉय करना चाहिए, यानी डाटा का मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है हर लेवल पर। अनदर अफेक्टिव वे टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर इन द वर्क प्लेस इज़ टू इस्टेब्लिश मैनेजमेंट रिव्यू बोर्ड। मैनेजमेंट रिव्यू बोर्ड होंगे अगर, तो ये जो है ये हमारी ये जगह समय समय पर जाकर किन चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वो चेक करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट को यानी एक जो आचार संहिता लगाना है ना, आचार संहिता लगाना और उसको मॉनिटर भी करना स्ट्रिक्टली रेगुलर बेसिस पर। अवेयरनेस प्रमोट करना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब सबसे बड़ा सल्यूशन है। देखिए सबसे बड़ा सल्यूशन तो वैसे इसका अगर बताएं तो सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना। आपको रात को नींद नहीं आती, आप बेईमानी कर लेते हैं तो, है ना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना। सेल्फ कंट्रोलिंग करना, सेल्फ कंट्रोल, ये सारे इसका वो हैं सोल्यूशन है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, नए कोर्सेज के माध्यम से, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स के माध्यम से, ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ाकर, सेमिनार्स करा के, वर्कशॉप करा के। एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ, ओथ का मतलब है प्रतिज्ञा दिलवाकर, है ना। प्रेस्क्राइबिंग कोड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट के कोड को प्रेस्क्राइब करके, ये भी सोल्यूशन है। इंटेंसिव ऑडिट एक्सपेक्शन, इंटेंसिव का मतलब है गहन, गहन ऑडिट अगर इंस्पेक्शन हो जाए, इंस्पेक्शन का मतलब है क्या हो जाए, चेकिंग हो जाए, मॉनिटरिंग और सडन बेसिस पर लोगों को मॉनिटर करना, लोगों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, ये भी एक एग्जाम्पल, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। विभिन्न लॉज और पनिशमेंट, कानून बनाना, पनिशमेंट देना, ये भी इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। स्टिंग ऑपरेशन, ये भी एक चेक कर सकता है प्रॉब्लम को। विजिलेंस कमीशन बनाए जाएं, जैसे यहाँ पर क्या बनाया था हमने, मैनेजमेंट रिव्यू बोर्ड बनाए थे, ऐसे ही विजिलेंस कमीशन बना सकते हैं, एथिक्स कमेटीज़ बना सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बना सकते हैं, ये भी इन्फ्लुएंशियल होगा चेक करने के लिए। फाइलिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो PIL होती है, PIL भी कर सकते हैं, जैसे आजकल तो PIL भी आप कर सकते हैं, है ना। हायर द राइट पीपल, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, अच्छे लोगों को हायर करिए। हायर करने का मतलब है काम पर रखिए, नौकरी पर रखिए। वर्क ऑन बिल्डिंग ए लॉयल कम्युनिटी, अगर आप जो है लॉयल कम्युनिटी, एक वफादार समुदाय बनाने की कोशिश करेंगे, यानी अपने ऑफिस में अगर आप वफादार लोगों की भर्ती करेंगे तो भी एक जो है प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। अप्रेजल दीजिए, इंक्रीमेंट प्रमोशन उन्हीं को दिया जाए जो ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ज़्यादा सिंसियर हैं, ज़्यादा लॉयल हैं, और उसके बाद भी जो है, तो ये भी एक सोल्यूशन है। हाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्वत्व लीड टू स्वतंत्र एंड स्वराज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। वी आर एक्सप्लोरिंग आवर स्वत्व, हम अपना स्वत्व तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, और सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रोसेस में हैं, हम अपने आप को खुद से वेरीफाई करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। वी आर अटेनिंग स्वतंत्र, हम इसी कारण से हम स्वतंत्रता, देखिए जब क्या होता है, जब हम स्वत्व को एक्सप्लोर करते हैं और सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रोसेस में होते हैं, तो हम स्वतंत्रता और स्वराज्य को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं, हैविंग एक्सप्लोर टू आवर स्वत्व, जब हम अपने स्वत्व को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वी आर एबल टू लिव अकॉर्डिंगली, हम उसी तरह से रहने के योग्य हो जाते हैं, यानी कि स्वत्व को एक्सप्लोर करके हम एक लिमिट में रहने के लिए एक अपने परिधि में रहते हैं और इस तरह से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। द मोर वी अटेन दिस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, और भी ज़्यादा अगर बोलें तो जैसे जैसे हम अपनी इस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्टेट को अटेन यानी प्राप्त करते हैं, वी आर एबल टू लिव इन हार्मनी विद अदर्स, तो हम दूसरों के साथ भी हार्मनी में रहने के योग्य हो जाते हैं। एंड वी आर आल्सो एबल टू हेल्प अदर्स अटेन दिस स्टेट, हम दूसरों को भी इस स्टेट को अटेन यानी प्राप्त करने के लिए, हम खुद तो हार्मनी में रहते ही हैं, हम दूसरों को भी इस स्टेट को प्राप्त करने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। और ये हमारा, जब हम खुद भी हार्मनी में रहते हैं और दूसरों को भी इस स्टेट में आने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो यही स्वराज्य को जन्म देती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इट लीड्स बाय इटसेल्फ, ये खुद से ही आती है, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आती है। फ्रॉम हेयर वी गेट एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज प्राप्त होता है। द एफर्ट टूवर्ड्स एंश्योरिंग ऑर्डरलीनेस इन द सोसाइटी इज़ पॉसिबल, जो हमारे एफर्ट हैं और
व्यवस्था बनाने के सोसाइटी में वो पॉसिबल हैं और वो सस्टेन्ड हैं। कैसे? बाय एंश्योरिंग ऑर्डरलीनेस इन आवरसेल्व्स। जब हम समाज में व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हमें खुद में व्यवस्था बनानी होगी, खुद में ऑर्डरलीनेस बनानी होगी। एवरी मैकेनिज्म इज टू ब्रिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी नीड्स टू बी बेस्ड ऑन दिस। हर मैकेनिज्म जो समाज में ऑर्डर बनाना चाहता है उसे इसी व्यवस्था पर अमल करना होगा कि अगर आप कहीं भी व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आपकी व्यवस्था आपको खुद पर भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप चाहें कि आपके कर्मचारी व्यवस्था में रहें और आप खुद अव्यवस्थित रहें तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी व्यवस्था में रहें तो आपको खुद भी व्यवस्था में आना होगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। ये सारा राइट्स अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होता है। जब हम नेशन और संसार के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं तो ये सारा कुछ राइट अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होता है। तो इस तरह से ये यूनिट 5 था जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग पे काफ़ी कुछ बात हुई। और राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रोफेशनली भी हम एथिकल कोड को अटेन कर पाएंगे। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी वो कहाँ से डेवलप होगी? वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से डेवलप होगी। तो इस तरह से राइट अंडरस्टैंडिंग से जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आती है उसके को करके ही हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटिवनेस होनी चाहिए एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की। तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। प्लीज़ डू share and comment and like the video. Thank you so much.